Hello friends, in this video we will discuss about the Lodhi dynasty that is varies from 1450 से लेकर 1526 AD। तो देखिए अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत की 4 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है। कौन सी? स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, देन खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी एंड देन सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के बाद आती है द लोधी डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज को हमने क्रॉनिकल ऑर्डर में किस कॉर्ड वर्ड से याद किया था? जीके तुम्हारी सबसे लंबी। गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। सबसे लास्ट में क्या आता है? लोधी वंश। तो अब हम लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। लोधी वंश में सबसे पहले आते हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने कब से कब तक शासन किया? 1451 से लेकर 88 AD तक। बहलोल लोधी वाज वन ऑफ द अफगान सरदार्स। बहलोल लोधी थे, वो एक अफगान सरदार थे। ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर। इन्होंने तैमूर के आक्रमण के बाद अपने आप को पंजाब में इस्टेब्लिश कर लिया, वहीं पर अपने आप को बसा लिया। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में किया था ना तैमूर ने आक्रमण। फिर वो वहाँ पर अपना एक नॉमिनी छोड़ गए थे, खिज्जर खां। फिर खिज्जर खां ने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। सैयद डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट रूलर थे आलम शाह, उन्होंने अपनी सत्ता किसको दे दी थी? फिर बहलोल लोधी को। फिर बहलोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी की स्थापना कर दी। ही फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। उन्होंने लोधी डायनेस्टी की स्थापना कर दी। नेक्स्ट आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने कब से कब तक शासन किया? 1489 से लेकर 1517 AD। सिकंदर लोधी वाज द सन ऑफ बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के सन थे ये। हु कॉन्कर्ड बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। इन्होंने किस किस को कॉन्कर किया, किस किस को जीता? बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल को। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ये अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ ले गए? दिल्ली से आगरा ले गए। ए सिटी फाउंडेड बाय हम। जो ये आगरा थी ना, ये किसने ही फाउंड की थी? सिकंदर लोधी ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, तो देखिए हम पहले देखिए, सबसे पहले जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी ना, तो राजा कौन बने थे? कौन किंग थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी राजधानी बनाई थी? लाहौर। उसके बाद इल्तुतमिश ने लाहौर से कैपिटल कौन चेंज कर दी थी? दिल्ली। इसके बाद जो MBT मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने भी राजधानी चेंज करने की कोशिश की थी दिल्ली से देवगिरी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके थे क्योंकि एडमिनिस्टर करने में मुश्किल आ रही थी, इसलिए राजधानी दिल्ली ही रही थी। इसके बाद बहलोल लोधी के बाद जब सिकंदर लोधी आए, तो सिकंदर लोधी ने दिल्ली से आगरा राजधानी शिफ्ट कर दी। तो दिल्ली से आगरा राजधानी किसने शिफ्ट की थी? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर वाज अ फैनेटिकल मुस्लिम। जो सिकंदर थे ना, वो कट्टर मुस्लिम थे। एंड ब्रोक द सेक्रेड इमेजेस ऑफ द ज्वालामुखी टेम्पल एट नागरकोट। और इन्होंने ना जो पवित्र मूर्तियाँ थी ना, इमेजेस थी ज्वालामुखी टेम्पल की, वो तुड़वा दी थी। ये ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ पड़ता है? नागरकोट में। एंड ऑर्डर द टेम्पल ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। और मथुरा के जितने भी मंदिर थे ना, उनको तोड़ने का ऑर्डर दे दिया था। ही टूक अ कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने एग्रीकल्चर के विकास के लिए ना एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। ही इंट्रोड्यूस द गज्जे सिकंदरी, या सिकंदर्स यार्ड बोलते हैं इसको। इन्होंने एक प्रोसेस लॉन्च करी जिसको क्या कहते हैं? गज्जे सिकंदरी ऑफ 32 डिजिट्स। ये क्या होती थी? 32 डिजिट्स की होती थी। फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स, कि भाई कितनी फील्ड में कल्टीवेशन किया गया है उसको मेज़र करने की क्या थी? गज्जे सिकंदरी। एक प्रोसेस थी गज्जे सिकंदरी। कितने डिजिट्स की होती थी? 32 डिजिट्स की। इससे पहले देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ना एक एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस चलाई थी, उसको क्या कहते हैं? दीवाने कोही। क्या कहते हैं? दीवान ए कोही। ये MBT की थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। और इन्होंने सिकंदर लोधी ने कौन सी चलाई? गज्जे ए सिकंदरी। नेक्स्ट आती है ही वॉज अ पोएट एंड कंपोज्ड पोएम इन पर्शियन। वो एक कवि भी थे। इन्होंने कई पोएम कंपोज करी पर्शियन लैंग्वेज में विद द पेन नेम गुलरुखी। और किस नाम से? गुलरुखी। इन्होंने गुलरुखी नाम से पोएम्स भी लिखी पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये भी आ सकता है सिकंदर लोधी ने। ये गुलरुखी क्या है? गुलरुखी सिकंदर लोधी के द्वारा लिखी गई पोएम्स हैं। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने कब से कब तक शासन किया? 1517 से लेकर 26 AD तक।
ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी, ये लास्ट किंग थे लोधी डायनेस्टी के, एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के भी ये लास्ट सुल्तान थे, इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोधी, ये सिकंदर लोधी के सन थे। द अफगान नोबिलिटी वॉज ब्रेव एंड फ्रीडम लविंग पीपल, जो अफगानों की जो नोबिलिटी होती है ना, और वो ब्रेव बहादुर भी होते हैं, एंड उनकी फ्रीडम लविंग पीपल होते हैं, वो स्वतंत्रता से प्यार करते हैं। बट इट वॉज बिकॉज ऑफ इट्स फिसी पैरस, लेकिन ये क्या हुआ, ये इसके बाद ये सत्ता क्यों समाप्त हो गई, दिल्ली सल्तनत क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि ना इनका विभाजन हो गया था, टूट गए थे, फिसी पैरस टूट गए थे, एंड इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज, और इनकी अपनी सबकी अलग अलग टेंडेंसीज होती थी। दैट द अफगान मोनार्की वाज वीकेंड, जिससे ना अफगान मोनार्की थी ना, अफगान वंशावली थी, वो वीक हो गई थी। मोर ओवर इब्राहिम लोधी असर्टेड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सुल्तान, क्या था, इब्राहिम लोधी सबसे ज़्यादा पावर रखता था सुल्तान की। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द नोबल्स टर्न्स अगेंस्ट हिम, इससे क्या हुआ, इब्राहिम लोधी सारी पावर अपने हाथों में रखता था, इससे कुछ नोबल्स थे ना, जो मतलब जो अमीर लोग थे, वो उसके अगेंस्ट हो गए थे, वो ये चाहते थे कि उनको भी कुछ पावर दी जाए। एट लास्ट दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के गवर्नर होते थे दौलत खान लोधी, इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि इब्राहिम लोधी को यहाँ से हटा दो। बाबर एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इनफ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन इब्राहिम लोधी, और उन्होंने एक आक्रमण कर दिया इब्राहिम लोधी पर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, ये कौन सा माना जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कब हुआ था 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी वाज किल्ड, इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारे जाते हैं। इन द बैटल नॉर्मल एंड विद हिम एंडेड द दिल्ली सल्तनत, और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो जो बाबर स्टार्ट करते हैं, फिर बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, इसके बारे में हम अगले मुगल एम्पायर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। इसके अब हम ना कुछ रीज़न देखेंगे, कोसेस देखेंगे कि भाई कोसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, के दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के क्या क्या कारण थे। द मेन कोजेज वर, फर्स्ट है डिस्पोटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। डिस्पोटिक होता है, निरंकुश शासक थे, कौन, जो ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे ना, ये निरंकुश थे। एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और इनकी जो मिलिट्री की टाइप थी ना, वो बहुत ही ख़राब थी। विच डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, और इनके पास ना लोगों का कॉन्फिडेंस, विश्वास भी नहीं था, इनकी जनता इन पर विश्वास ही नहीं करती थी, तो यही कारण थे कि इनकी सत्ता इतनी जल्दी समाप्त हो गई। सेकंड आते हैं डी जनरेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली सुल्तान थे ना, वो डी जनरेशन हो गए, मतलब उनका पतन हो गया, डी जनरेशन हो गया दिल्ली सुल्तानों का। स्पेशली द वाइड प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने के 5 स्पेशल प्रोजेक्ट्स थे ना, जिनमें से सारे ही रद्द हुए थे मोस्टली, तो उन 5 ऑब्जेक्ट्स की वजह से, या इनकम्पिटेंस ऑफ फिरोज शाह तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक आए, उन्होंने भी दिल्ली सल्तनत को बहुत कमज़ोर बना दिया, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक बहुत अक्षम थे, मतलब वो बिल्कुल भी सत्ता को चलाने के लिए सक्षम नहीं थे। थर्ड आता है वार ऑफ सक्सेशन, मतलब उनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता रहता था आपस में, किसी के बेटे ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया। एज देयर वाज नो फिक्स्ड लॉ फॉर सक्सेशन, इनमें ना कोई भी नियम नहीं था कि भाई इसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बनेगा, कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। ग्रीड एंड इनकम्पिटेंसी ऑफ द नोबल्स, जो अमीर लोग थे वो लालची थे और इनकम्पिटेंस थे, मतलब अक्षम थे, उनमें सक्षम नहीं थे। नेक्स्ट आती है डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिफेक्टिव थी। नेक्स्ट है वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, इनका एम्पायर था बहुत फैला हुआ था, जिसको ये चलाने में सक्षम नहीं थे। एंड पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इनके बीच में ना आपसी बातचीत करने का बहुत खराब जो होता है ना कम्युनिकेशन का जरिया, वो बहुत ख़राब था। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इनकी फाइनेंशियल भी इंस्टेबल थी। नंबर ऑफ स्लेव्स इंक्रीज्ड, दास इन्होंने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए थे, जिनको इनको मतलब पालना बहुत मुश्किल हो गया था। कितने दास हो गए थे, 1,80,000 इन फिरोज शाह तुगलक टाइम, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में 1,80,000 इनके दास हो गए थे। विच वाज अ बर्डन, ये बर्डन हो गया था
ट्रेजरी पर, उनके कोष पर, क्योंकि वो कुछ काम तो करते नहीं होते हैं जो स्लैब होते हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, तो इससे उनकी जो ट्रेजरी थी वो बहुत कम हो गई थी, जिससे दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होती चली गई। नेक्स्ट होता है इन्वेजन ऑफ तैमूर। ये भी एक कारण माना जाता है कि जब तैमूर का आक्रमण हुआ था उससे भी दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से हिल गई थी, तो ये भी एक कारण था कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। तो ये कुछ रीज़न है कि भाई दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के पीछे क्या क्या कारण रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मंगोलियन इन्वेजन। कौन कौन से मंगोलियन आक्रमण हुए ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ठीक है, देखिए ये कुछ रेजिम ऑफ सुल्तान है कि भाई इस सुल्तान के टाइम में कौन से मंगोलियन ने आक्रमण किया था। सबसे पहले आते हैं इल्तुतमिश के टाइम में। कब थे इल्तुतमिश में? 1221 एडी में चंगेज़ खान केम अप टू द बैंक ऑफ इंडस। जो चंगेज़ खान थे ना, वो सिंधु नदी के किनारे तक आ गए थे। हमने पहले भी पढ़ा कि इल्तुतमिश के टाइम में चंगेज़ खान आए थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश के टाइम में कौन आए थे? चंगेज़ खान। नेक्स्ट है बहराम शाह भी गुलाम वंश के थे। तो इनके टाइम में 1241 एडी में बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बने थे, इल्तुतमिश के थर्ड सन थे ये। इनके टाइम में किसने कौन से मंगोलियन ने आक्रमण किया था? तायर बहादुर एंटर्ड पंजाब। जो तायर बहादुर थे, इन्होंने पंजाब में एंटर कर लिया, लूटिंग एंड किलिंग एट लाहौर, और इन्होंने लूट खसोट की और वहाँ पर मारकाट की लाहौर में। नेक्स्ट आते हैं मसूद के टाइम में मसूद शाह थे जो 1245 एडी में। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 1245 एडी बलबन फोर्ट बैक द मंगोलियंस। बलबन ने क्या किया? इनके मंगोलियों के अगेंस्ट लड़ाई की एंड रिकवर्ड मुल्तान, और मुल्तान को रिकवर किया, विच वॉज कैप्चर्ड बाय द मंगोल, जो मंगोलों ने छीन लिया था। ठीक है, तो मसूद शाह के टाइम में बलबन ने लड़ाई की मंगोलों के विरुद्ध, और जो मुल्तान को उनसे छीन लिया और उसको रिकवर किया। नेक्स्ट आते हैं बलबन 1279 एडी में ना प्रिंस मोहम्मद ऑफ मुल्तान के जो प्रिंस मोहम्मद थे, बुगरा खान फ्रॉम समाना एंड मलिक मुबारक ऑफ दिल्ली कंबाइंड टुगेदर टू डिफीट द मंगोल्स। तो इन्होंने ना बुगरा खान समाना से एंड मलिक मुबारक दिल्ली से, इन दोनों ने मिलकर मंगोलों को हरा दिया। नेक्स्ट फिर बलबन के टाइम में फिर से युद्ध हुआ 1286 एडी में। तमर इन्वेडेड इंडिया। जो तमर थे ना, इन्होंने आक्रमण किया इंडिया पर। प्रिंस मोहम्मद वाज किल्ड इन द बैटल, और जो प्रिंस मोहम्मद थे वो मारे गए। एंड वाज डेकोरेटेड विद द खान ए शाहिद टाइटल, और किस टाइटल से क्या टाइटल दिया गया उसको? खान ए शाहिद टाइटल। तो बलबन के टाइम में किसने आक्रमण किया? तमर ने। नेक्स्ट आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी। 1292 एडी में अब्दुल्ला केम टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो अब्दुल्ला थे वो भी मंगोलियन थे, इन्होंने क्या किया? नॉर्दर्न पार्ट में आए। अबाउट 4000 मंगोल गोट कन्वर्टेड टू इस्लाम। 4000 के करीब मंगोल थे ना जो वो इस्लाम में बदल गए, एंड बिकेम द फेमस न्यू मुसलमान, और वो न्यू मुसलमान के नाम से फेमस हो गए। नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद आए थे 1296 से लेकर 99 एडी के बीच में। जफर खान डिफीटेड द मंगोल। जो जफर खान थे उन्होंने मंगोलों को हरा दिया एट जलंधर एंड सल्दी, जलंधर और सल्दी में। देयर लीडर वाज टेकन प्रिजनर, और उनके जो मंगोलों के जो लीडर थे ना उनको जेल में डाल दिया। नेक्स्ट, और जफर खान वाज किल्ड इन द बैटल, और जो ये जफर खान थे ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के कोई सैनिक वगैरह थे, ये उस युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 1304 एडी में अली बेग एंड ताश वर डिफीटेड। ये भी मंगोलियन से, अली बेग एंड ताश ये भी हारे गए थे, डिफीट हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1329 एडी। तरमा शिरीन खां वाज एबल टू रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द दिल्ली। जो ये तरमा शिरीन खान थे ना, ये दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए थे, बट वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक से हार गए थे। ठीक है, तो इनमें से मतलब ये मंगोलों के आक्रमण हुए जिनके बहुत इफेक्ट हुए, क्योंकि जब भी कोई भी युद्ध होता है उससे
किसी भी सत्ता की जो पावर होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ कारण रहे जिनसे दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होती रही, इन पर बहुत बार आक्रमण हुए। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा। द टर्किश सुल्तान इन इंडिया, ये तुर्की थे ना, द टर्किश सुल्तान इन इंडिया डिक्लेयर देमसेल्फ लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल, इन्होंने अपने आप को लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल घोषित कर दिया। इट इम्प्लाइज द एबेसिड कैलिफेट ऑफ बगदाद एंड इंक्लूडेड हिज नेम इज खुतबा, इन्होंने क्या मतलब है लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल का, ऑफ द एबेसिड कैलिफेट ऑफ बगदाद, बगदाद के एबेसिड कैलिफेट, एंड इनके नाम में क्या इंक्लूड था, खुतबा। इट डिड नॉट मीन दैट कैलिफ बिकेम द लीगल रूलर, इसका ये मतलब नहीं था जो कैलिफ थे ना वो लीगल रूलर बन गए। द कैलिफ हैड ओनली अ मॉरल पोजीशन, जो कैलिफ था ना उसकी सिर्फ एक मॉरल पोजीशन थी, नैतिक पोजीशन थी। पॉलिटिकल लीगल एंड मिलिट्री अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन सुल्तान, जो पॉलिटिकल लीगल एंड मिलिट्री अथॉरिटी थी ना वो सुल्तान में ही होती थी। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो सुल्तान जो राजा होता था ना वो ही रिस्पॉन्सिबल होता था एडमिनिस्ट्रेशन शासन करने के लिए, एंड वाज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री फोर्सेज, और वो कमांडर इन चीफ होता था मिलिट्री का भी, वही सब कुछ ऑर्डर देता था। नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन, यहाँ पर कोई उत्तराधिकार, हमने पहले पढ़ा उत्तराधिकार के लिए कोई भी यहाँ पर कोई लॉ नहीं था, तो कोई किसी को मार देता था, कोई किसी को मार देता था और तब शासक बन जाता, तो इससे इनकी पावर कमज़ोर हो गई थी। डेवलप्ड अमंग मुस्लिम रूलर, 10 मिलिट्री स्ट्रेंथ वाज द मेन फैक्टर इन द सक्सेशन टू द, तो जिसके पास भी सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ होती थी वही सुल्तान बन जाता था। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन थी। ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो सेंटर केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन होता था ना उसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड के नाम दिए गए हैं। तो देखिए दीवान विजारत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को बोलते हैं, उसके जो हेड होते हैं उसको वजीर, तो वजीर कौन होते हैं, जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट को हेड करते हैं उनको वजीर बोलते हैं। दीवान अर्ज जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का होता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट सैनिक डिपार्टमेंट से उसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, अरिज ए मुमलिक। नेक्स्ट आते हैं दीवाने इंशा, कौन सा डिपार्टमेंट आता है, दीवाने इंशा डिपार्टमेंट ऑफ कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस होता है आपस में पत्र व्यवहार करने वाला। ठीक है, तो जिनको आज के टाइम में मीडिया वगैरह भी बोल देते हैं, तो दीवाने इंशा इसके हेड कौन करता था, दबीर ए मुमलिक। नेक्स्ट आते हैं दीवाने रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ अपील, मतलब अपील करने का कि कहाँ पर जाकर अपील करनी है, अपनी चीज़ें रखनी है, तो उसको दीवाने रिसालत बोलते थे। उसको कौन करता था, दबीर ए मुल्क। नेक्स्ट आते हैं दीवाने मुस्तका राज डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स क्या होता है, बकाया लेने वाले, मतलब वो जो जैसे पीजेंट से, किसानों वगैरह से जाकर बकाया लेते थे, वो डिपार्टमेंट को हेड कौन करते थे। ये किसने फाउंड किया था, फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी ने, ये किसने फाउंड किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने रियासत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का कौन था, दीवाने रियासत मतलब कॉमर्स से रिलेटेड है, इसको हेड कौन करता था, रईस ए मुमलिक, ये भी किसने फाउंड किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आता है दीवाने कोही देखो हमने पहले पढ़ा है, ये एमबीटी ने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फाउंडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आते हैं दीवाने बंदगान होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्लैव्स, मतलब दासों का जो डिपार्टमेंट था उसको किसने फाउंड किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। देखो इसके टाइम में बहुत सारे हो गए थे ना, 1,80,000 के करीब स्लैव दास हो गए थे। नेक्स्ट आता है दीवाने खैरात डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, मतलब जहाँ पर गरीब लड़कियों की शादी वगैरह की जाती थी, चैरिटी बांटी जाती थी, वो किसने, फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट आती है दीवाने इश्तियाक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन का डिपार्टमेंट था, इसको किसने फाउंड किया, फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। किसने किया, पेंशन के डिपार्टमेंट को फाउंड, फिरोज शाह तुगलक ने। तो देख लेना ये कुछ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई ये दीवाने बंदगान किससे रिलेटेड है, दीवाने खैरात, ये आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आती है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और इनको हेड करने वाले, मतलब शासन की इकाई, भाई प्रांत कैसे, प्रांतों में, गांवों में कैसे कैसे शासन होता है। सबसे बड़ी इकाई होती है इक्ता होता है प्रोविंस, प्रांत, उसको हेड कौन करते हैं, मुफ्ती और वली, क्या बोलते हैं, मुफ्ती और वली। नेक्स्ट आता है
शिक होता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को कौन हेड करता है? सिकदार। नेक्स्ट आता है परगना, परगना तालुका, तालुका को कौन हेड करता है? चौधरी और अमेल। फिर आता है ग्राम, सबसे छोटी इकाई है ग्राम, ग्राम को कौन करता है? मुकद्दम या खुत, मुकद्दम या खुत। तो हमसे ये पूछा जा सकता है, इनको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाओ, मतलब कौन से सबसे बड़ी इकाई है, कौन से सब, इक्ता, इक्ता, शिक। नेक्स्ट आती है शिक एंड देन आती है परगना एंड देन आता है ग्राम। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना, इक्ता प्रोविंस होता है, शिक डिस्ट्रिक्ट होती है, परगना तालुका होता है एंड ग्राम विलेज होता है और इनके हेड। ठीक है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंडर कौन कौन सी उनकी कला या कलाकृतियाँ होती थी, उनके सब के बारे में है। द न्यू फीचर ब्रोट बाय द टर्किश कॉन्करर्स वर, कुछ न्यू फीचर्स लाए गए टर्किशों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा। कौन कौन से? द डोम, सबसे बड़ा जो उनका लाया गया ना वो डोम, वो गुंबद लेके आए। और डबल गुंबद, जो दो गुंबद का जो सिस्टम आया ना, दो गुंबद का, वो किसके टाइम में आया था? लोधी वंश के टाइम में। किसके टाइम में? लोधी वंश के टाइम में। तो ये कई बार आ जाता है, डबल गुंबद की जो आर्किटेक्चर है वो किसके टाइम में थी? लोधी डायनेस्टी में। नेक्स्ट आता है द लोफ्टी टावर्स, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स बनवाए इन्होंने। द ट्रू आर्च अनस्पॉटेड बाय बीम, आर्च होता है मेहराबे वगैरह होती हैं, बहुत बहुत ऊंची ऊंची मेहराबे बनाई और अनसपोर्टेड बाय बीम, बीम के बिना। द वॉल्ट, वॉल्ट भी मेहराबों को बोलते हैं, गुंबददार मेहराब होती हैं जो गुंबद जिन पे बनाकर मेहराब बना दी जाती हैं। तो ये उनके कुछ न्यू फीचर्स थे जो वो लेके आए थे। नेक्स्ट आते हैं दे आल्सो ब्रॉट विद देम एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ कंक्रीट एंड मोर्टार, ये अपने साथ कुछ एक्सपर्ट नॉलेज लेके आए, किस चीज़ की? कैसे? कंक्रीट का, तो पक्की चीज़ें बनने लगी, कंक्रीट का यूज़ होने लगा। एंड मोर्टार, मोर्टार होता है गारा वगैरह, उसका कैसे यूज़ करना है उसकी एक टेक्निक लेके आए। विच हैड हिथरेटो बीन लिटिल यूज इन इंडिया, जो अभी तक ना बहुत ही कम यूज़ की जाती थी ना इंडिया में, इसको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ले आए, बहुत एक्सपर्ट नॉलेज ले आए इसकी, किसकी? कंक्रीट एंड मोर्टार की। नेक्स्ट है द 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। हैज़ अ ब्यूटीफुल प्रेयर होल, 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रेयर होल है। एंड इक्विसाइटली कार्व्ड मेहराब ऑफ वाइट मार्बल, और इसमें क्या उत्कीर्णित किया गया है? मेहराबे, मेहराबों पर वाइट मार्बल से उत्कीर्णित किया गया है, मतलब खोदा गया है। एंड अ डेकोरेटिव आर्क स्क्रीन, और एक बहुत ही डेकोरेट करके, अलंकृत करके आर्क स्क्रीन मेहराबे बनाई गई है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। ये क्या है? प्रेयर होल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू और विजराइड आर्क इज सेड टू बी द टॉम्ब ऑफ ग्यासुद्दीन बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन का एक टॉम्ब है मेहरौली में, इन दिल्ली, मेहरौली दिल्ली में टॉम्ब ऑफ ग्यासुद्दीन बलबन का टॉम्ब है। तो वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? विजरॉयड आर्क का। विजरॉयड होता है एक, मतलब बहुत ही अच्छी मेहराबे। ठीक है, इन द खिलजी पीरियड, खिलजी पीरियड में क्या हुआ? द यूजेस ऑफ विजरॉयड आर्क एंड डोम वाज इस्टेब्लिश फॉर द ऑल, जो विजरॉयड आर्क है ना, मेहराबे हैं और गुंबद है, उनका सबके लिए यूज़ किया जाने लगा। अब कुछ भी बनाते वो इनमें इनका यूज़ करते थे। फेमस एग्जाम्पल इज द टॉम्ब ऑफ हजरत मोहम्मद ओलिया एट दिल्ली, दिल्ली में बनाया गया है टॉम्ब ऑफ हजरत मोहम्मद ओलिया। ये इसका फेमस एग्जाम्पल है कि वहाँ पे विजरॉयड आर्क एंड डोम का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है द तुगलक बिल्डिंग्स शो स्टार्क सिंप्लिसिटी, जो तुगलक की बिल्डिंग्स थी ना वो दिखाती है बहुत सिंपल टाइप से बनाई जाती थी एंड सोबरिटी, और बहुत सोबर होती थी। प्रोबेबली इंडिकेटिंग लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब बहुत ही कम फाइनेंस का यूज़ किया जाता था उसके लिए। एज वेल एज प्योरोटेनिकल टेस्ट, और बहुत प्योर भी होती थी। स्लोपिंग वॉल्स, बहुत ढलती दीवारें बनाई जाती थी। एंड अ डार्क अपीयरेंस कैरेक्टराइज फॉर द बिल्डिंग, और डार्क अपीयरेंस होती थी, मतलब वहाँ पर अंधेरा सा रहता था, ऐसी बनाई जाती थी। सम नोटेबल तुगलक मोमेंट्स, कुछ और नोटेबल तुगलक मोमेंट्स है वो वर द फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद, तुगलकाबाद का किला है। द टॉम्ब ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक विच मार्क्ड अ न्यू फेज इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इन्होंने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में एक न्यू फेज लेके आए। ठीक है, ये किन से हमें पता चलता है? जो फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद एंड टॉम्ब ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक है। बाय सर्विंग एज अ मॉडल फॉर लेटर टॉम्ब्स एंड फोर्ट ऑफ आदिलाबाद, तो ये इसके बाद के टॉम्ब और जो आदिलाबाद का किला बनवाया गया है उसमें ही हमें पता चलता है।
जो मेनली इनकी आर्किटेक्चर थी ना वो डोम, आर्क्स वगैरह इनका यूज़ था, ठीक है। तो ये आ सकता है गुंबदों का सबसे ज़्यादा यूज़ कब किया गया, तो दिल्ली सल्तनत में, और सबसे ज़्यादा तो लोधी डायनेस्टी में, ठीक है। तो यही आ सकता है। नेक्स्ट है द सैयद डायनेस्टी वाज टू शॉर्ट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेबरेट बिल्डिंग। सैयद डायनेस्टी में तो बहुत कम ही बिल्डिंग वगैरह बनाई गई थी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल डोम्स, आयन देखो डबल डोम्स कब थे, लोधी डायनेस्टी में, वाज द मेन फीचर ऑफ लोधी आर्किटेक्चर। लोधी आर्किटेक्चर का मेन फीचर थे। वन बिल्डिंग वर्थ नथिंग वर्थ नोटिंग इज मोट की मस्जिद, एक मोट की मस्जिद है, इरेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी के प्राइम मिनिस्टर ने बनवाई थी इनके टाइम में, लोधी डायनेस्टी के टाइम में। ये वर्थ नथिंग मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किसी काम की नहीं है ये। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डबल डोम्स किसके टाइम में, लोधी डायनेस्टी के टाइम में बनवाए जाते थे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी आर्क एंड आर्किटेक्चर भी समाप्त हो गई दिल्ली सल्तनत की। ये कुछ लिटरेचर है, साहित्य जो लिखे गए हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम में, ये यहाँ पर कुछ ये दिए गए हैं। जैसे बुक है तहकीक-ए हिंद, तहकीक-ए हिंद किसने लिखी, अल बेरूनी ने, किसने लिखी, अल बेरूनी ने। इसमें क्या बताया गया, अल बेरूनी वाज एन अरेबियन स्कॉलर हु रोट अबाउट द स्लेव डायनेस्टी, जिसने स्लेव डायनेस्टी के बारे में लिखा था, ठीक है। तो तहकीक हिंद अल बेरूनी ने, किसने, अल बेरूनी ने। इसको तहकीक हिंद व सिंध भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तबाकत नासिरी, ये किसने लिखी, मिनहाज उस सिराज ने, किसने लिखी, मिनहाज उस सिराज ने। ये हमें इल्तुतमिश के रीजन के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है लैला मजनू। लैला मजनू किसने लिखी, अमीर खुसरो ने। लैला मजनू बुक किसने लिखी, अमीर खुसरो ने। ये किसने, कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी थे, अमीर खुसरो के कोर्ट पोएट थे। अमीर खुसरो किसके कोर्ट पोएट थे, अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट आते हैं खजाइन उल फतू, ट्रीजर ऑफ विक्ट्री, ठीक है। इनको किसका, विक्ट्री का कोष माना जाता है, ये भी अमीर खुसरो ने लिखी। डिस्क्राइब कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट आती है तुगलकनामा, तुगलकनामा भी अमीर खुसरो ने लिखी थी। गिव्स अकाउंट ऑफ गयासुद्दीन रेजिन्स, और गयासुद्दीन के क्षेत्र के बारे में बताता है। नू सिपिर भी लिखी अमीर खुसरो ने। जो दिल्ली सल्तनत के टाइम के जो सबसे इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं ना, वो अमीर खुसरो ही माने जाते हैं, ठीक है। कोर्ट पोएट, पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, नूह सिपिर में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का पोएटिक डिस्क्रिप्शन किया है। नेक्स्ट है फतवा जहांदार, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। गिव्स एन अकाउंट ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, जो तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताती है। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी, किसने, जियाउद्दीन बर्नी ने। गिव्स एन अकाउंट ऑफ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताती है। नेक्स्ट है फतवा ए फिरोज शाही, फतवा ए फिरोज शाही, फिरोज शाह गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज रीजन, ये भी उसके रीजन के बारे में बताता है। किताब फी तहकीक, ये लिखी अल बेरूनी ने, अबाउट इंडियन साइंसेज के बारे में। कनम ए मसूदी, ये भी अल बेरूनी ने, अबाउट एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जवाहिर कमस, ये अल बेरूनी ने, नहीं ये जवाहिर अल बेरूनी ने, अबाउट मिनरोलॉजी के बारे में लिखी गई है। ये कमस अलग है, कमस लिखी फिरोजाबादी ने। ये किसके बारे में लिखी गई है, अरेबिक वर्ड डिक्शनरी, ये एक डिक्शनरी है अरेबिक वर्ड्स की, कमस। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो अरेबिक वर्ड डिक्शनरी कौन सी है, कमस, फिरोजाबादी ने लिखी। नेक्स्ट है ताज उल माथिर, ये किसने लिखी, हसन निजामी ने। इसको किसके बारे में लिखा गया, हिस्ट्री ऑफ इल्बरिस द स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी के बारे में। चचनामा, देखो ये हमने पहले पढ़ा था, चचनामा अबू बकर ने लिखी। हिस्ट्री ऑफ सिंध रीजन, कब हुआ था सिंध पर आक्रमण, 712 एडी में, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, सिंध रीजन के बारे में। नेक्स्ट है लुबाब उल अलाब बुखरी, ये किसने लिखी, बुखरी ने, ये पर्शियन एंथोलॉजी है। नेक्स्ट है खमस अमीर खुसरो ने लिखी थी, लिटरेचर एंड पोएम्स। अमीर खुसरो की है खमस, किससे रिलेटेड, लिटरेचर एंड पोएम से। शाहनमा फिरदौसी ने लिखी थी, मोहम्मद गजनीज के आक्रमण क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट है किताबुल रेहला, देखो रेहला होता है यात्रा वृत्तांत, तो ये एक ट्रैवलॉग होगा, ये किसने लिखी, इब्न बतूता ने, ये ट्रैवलॉग विद स्टोरीज। नेक्स्ट है मिफात उल फुतू, अमीर खुसरो ने लिखी, जलालुद्दीन कॉन्क्वेस्ट एंड लाइफ के बारे में बताया गया है। मुल्ता उल अनवार,
ये किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। इसमें भी ये लिटरेरी मास्टरपीसेस है। आईना सिकंदरी अमीर खुसरो ने, लिटरेरी मास्टरपीसेस। हस्त बिहिश्त ये भी अमीर खुसरो ने, लिटरेरी मास्टरपीस है। शिरीन खुसरो ये भी अमीर खुसरो ने, लिटरेरी मास्टरपीसेस है। तो देखिए अमीर खुसरो ने कितने लिखे हैं। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ, हिस्ट्री ऑफ तुगलक्स, ये किसके बारे में बताता है? तुगलक्स की हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट है फुतूह उस सलातिन, ये इसामी ने लिखी अबाउट बहमनी किंगडम के बारे में। बहमनी जो ये साउथ में आए थे ना, विजयनगर और बहमनी, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारी कुछ ऑथर्स वगैरह भी हो गए हैं और बुक के वगैरह। ये बुक के बारे में आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, तो आप इनको याद कर लेना। आप इनको कैसे भी कोई भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, या आपको ऐसे ही याद होते हैं, कई तो नामों से ही याद हो जाते हैं, तो आप इनको याद कर लेना। और इनके राइटर्स कौन कौन हुए, ऑथर कौन कौन हुए। देखिए अब हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, इसके बाद हम साउथ में पढ़ेंगे कि इसी के कंटेम्पररी साउथ में क्या क्या चल रहा था। जैसे हमने पढ़ा था विजयनगर की स्थापना हुई, हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की, बहमनी राज्य की स्थापना हुई। ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।